हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और आप लोगों का दोबारा से स्वागत है क्रिप्टो ज़ैद के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है क्रिप्टो बेसिक्स। इसमें हम सारी क्रिप्टो बेसिक्स जितने भी होते हैं उन सब के बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको और जानेंगे कि क्रिप्टो कैसे बना, क्यों बना, इसका रियल यूज़ केस क्या है। साथ ही साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्रिप्टो को कैसे बाय किया जाए, कौन से एक्सचेंज से बाय किया जाए और एक्सचेंजेस पे कैसे अकाउंट बनाते हैं। वो सारी चीज़ें जितनी भी बेसिक्स चीज़ें हैं क्रिप्टो के अंदर आने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इस सीरीज़ के अंदर आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के इस पहले एपिसोड में हम जानेंगे कि बिटकॉइन आखिर बना क्यों और क्रिप्टो क्यों बना, क्यों दुनिया को इसकी ज़रूरत है और ये क्या प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व करता है जिससे कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ इसका अडॉप्ट कर रही हैं, इसका यूज़ कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। सो गाइस इमेजिन करो कि कल सुबह आप उठते हो और अपना फ़ोन चेक करते हो और बैंक बैलेंस आपको दिखता है ₹0। ना आपने उससे कुछ खरीदा, ना किसी ने उसको हैक किया। सिर्फ बैंक ने क्या किया है कि आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया है, जिससे कि ना आप किसी को अपने पैसे सेंड कर सकते हो, ना रिसीव कर सकते हो। प्लस आप अपने लिए खुद भी नहीं निकाल सकते हो। पैसा आपका, मेहनत आपकी, लेकिन जो आप जहाँ रखते हो, बैंक जो है, वो बैंक उसको अपनी अथॉरिटी में रख के उस पे पूरा कंट्रोल रखता है। सो गाइज़ ये एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है जो कि होता है काफ़ी लोगों के साथ हर रोज़। आपका पैसा होता है लेकिन आप जब उसको बैंक में रखते हो तो बैंक उसको अपनी अथॉरिटी मान लेता है। आपका अकाउंट वो फ्रीज़ कर सकता है, ना आप उससे विथड्रॉल कर सकते हो, ना डिपॉज़िट कर सकते हो, ना आप किसी भी मतलब अपने यूज़ के लिए उसको उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते हो। सो गाइस इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बैंकिंग सिस्टम की जो ये प्रॉब्लम है, इन्हीं सब को देखते हुए एक आदमी आया जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो 2008 में। उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं, एक ऐसा नेटवर्क बनाऊं जहां पे लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज सकें, उस पैसे को अपने पास रख भी सकें और उनके पास एक पूरी अथॉरिटी हो उस पैसे की। वो जब चाहें अपना पैसा निकाल सकें, जब चाहें अपना पैसा डाल सकें, डिपॉज़िट कर सकें। सो गाइस इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया बिटकॉइन। गाइस बिटकॉइन जो है वो कोई एक कंपनी नहीं है, ना कोई एक गवर्नमेंट है जो कि उसको कोई कंट्रोल कर सके। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, मतलब कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी पूरी पावर आपके हाथों में होती है। जो भी आपके पास एसेट है, अगर आप उसको बिटकॉइन के अंदर रखते हो, तो वो जो पूरी पावर है उस एसेट की वो आपके हाथों में रहेगी। आप जब चाहे उससे विथड्रॉल कर सकते हो, जब चाहे उसको डिपॉज़िट कर सकते हो और जब चाहे आप किसी और को वो पैसा भेज सकते हो। ये है बिटकॉइन की पावर। सो बिटकॉइन एक तरह का आप ये समझो कि ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन है, यानी कि सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया गया था नाकामोटो के द्वारा 2008 में। अब 2008 में इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि 2008 के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अमेरिका के अंदर, जहाँ पे क्या हुआ था कि बैंक्स जो हैं वो कंगाल हो चुके थे। उनके पास पैसा नहीं था लोगों को देने के लिए। वो लोगों का पैसा ही लेके उन्हीं को नहीं दे रहे थे उस टाइम में, क्योंकि बैंक्स ने जो है वो आगे पैसा अपना उन उन लोगों का पैसा आगे इन्वेस्ट कर रखा था और जिन कंपनीज़ में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो कंपनीज़ डिफ़ॉल्ट कर गई थी, मतलब कि फ़ेल हो गई थी। अब जब पैसा ही नहीं है बैंक के पास, तो बैंक जो है लोगों का जो पैसा है वो कहाँ से वो देगा। सो गाइस इन्हीं सब को देखते हुए सतोशी नाकामोटो ने ये बिटकॉइन नेटवर्क बनाया और इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये जो है ना कभी हैक हो सकता है, ना कभी ये डाउन हो सकता है। ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है। सो गाइस अब हम लोग को पता चल चुका है कि बिटकॉइन की ये एक हिस्ट्री हमें पता चल चुकी है कि बिटकॉइन आखिर क्यों आया था और उसको क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और मेजर प्रॉब्लम जो है, ये बिटकॉइन जो है ये सॉल्व करता है। वो ये है कि आप समझो कि आप लोग सुनते होंगे हर जगह कि महँगाई बढ़ रही है, हर साल बढ़ती है महँगाई। मान लो अगर कोई आज चीज़ जो है ₹5 की है, वो अगले साल ₹6 या फिर ₹7 की हो जाती है। इसको कहते हैं महँगाई यानी कि इन्फ्लेशन। तो गाइस जो इन्फ्लेशन होता है वो हर साल बढ़ता है। आप लोगों ने सुना होगा अपने आस-पास और देखा भी होगा कि जो चीज़ पिछले साल ₹5 या ₹6 की थी, वो अगले साल हो जाती है ₹7 ₹8 की। तो इसको कहते हैं कि महँगाई है जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको जो है बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? इसको करते हैं कंट्रोल्स बैंक्स। बैंक्स जब चाहते हैं तो पैसा छापते हैं, बैंक्स जब चाहते हैं तो पैसे की जो सप्लाई है उसको कम कर देते हैं। इसको हम एक अच्छे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि सोचो कि एक विलेज है, उस विलेज के अंदर 100 लोग रहते हैं और उन 100 लोगों के पास 100 नोट्स हैं। हर एक आदमी के पास 1 नोट है। अब हर आदमी जो है मतलब हर चीज़ एक बैलेंस तरीके से चल रही है। अब जो व उस विलेज की जो गवर्नमेंट है,
वो कहती है कि लोगों को और पैसा चाहिए तो हम और पैसा जो है वो छापेंगे, मतलब कि प्रिंट करेंगे। तो वो एक्स्ट्रा 100 नोट्स जो होते हैं वो प्रिंट कर देती है और लोगों में इक्वली बाँट देती है। तो अब जो टोटल नोट्स हो गए वो हो गए 200 नोट्स। सो इससे ये हुआ कि आपके पास जो नोट्स हैं वो तो बढ़ गए, लेकिन उस विलेज के अंदर जो कमोडिटीज़ थी, जो कि सामान थे, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ये सब तो वहाँ लिमिटेड ही है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है, लेकिन सामान जो है, क्वांटिटी जो होती है सामान की वो उतनी ही रहती है। तो उससे क्या होता है कि प्राइस जो होता है उस सामान का वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। अब मान लो कि जैसे पहले एक रोटी मिलती थी ₹1 की, तो अब वो जो एक रोटी है उस गांव के अंदर वो मिलेगी ₹2 की। सो क्या रोटी जो है वो महँगी हो गई? नहीं, आपका जो पैसा है वो सस्ता हो गया, उसकी जो वैल्यू है वो गवर्नमेंट ने कम कर दी। वो कैसे कम करी? वो कम करी ज़्यादा नोट्स छाप के। सो गाइज़ यही होता है इन्फ्लेशन। अब ये तो मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था, ये मैंने लिया था गाँव का एग्ज़ाम्पल। अब इसको आप वर्ल्ड पे अप्लाई करके देखो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाँव के अंदर जो गवर्नमेंट होती है, वो पैसे प्रिंट करती है और लोगों में बाँटती है। वैसे ही जो है वर्ल्ड के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, मेनली जो यूएस का जो फेडरल रिज़र्व जो बैंक है वहाँ का, वो पैसे छापता है। जब छापता है तो जो अमेरिका के अंदर जो मनी सप्लाई होती है, वर्ल्ड के अंदर जो मनी सप्लाई होती है, वो बढ़ जाती है और चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाते हैं। और जब चाहे वो कंट्रोल भी कर सकता है, तो बैंक के पास ये पावर होती है। अब बात आती है कि बिटकॉइन का इसमें क्या रोल है। सो गाइस बिटकॉइन को ऐसा बनाया गया है कि बिटकॉइन जो है वो लिमिटेड है, मतलब कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही है, इससे ज़्यादा ना बन सकते हैं ना बनाए जा सकते हैं। सो गाइस ये जो बिटकॉइन की एक यूनिक एडवांटेज है कि बिटकॉइन इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते, 21 मिलियन से ज़्यादा कोई इसको बना ही नहीं सकता। ना कोई बैंक बना सकता है, ना कोई गवर्नमेंट बना सकती है, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर किसी का कंट्रोल है ही नहीं। सो गाइस चाहे रिसेशन हो या फिर कोई वॉर हो, लेकिन बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो उतनी ही रहेगी। ये इसको बनाता है गोल्ड के स्टैंडर्ड का। मतलब कि जैसे कि गोल्ड बहुत ज़्यादा रेयर है और गोल्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो लिमिटेड है। वैसे ही जो बिटकॉइन है उसको हम कहते हैं डिजिटल गोल्ड, क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टीज पे काम करता है जिस पे कि फिजिकल गोल्ड जो है वो काम करता है। सो गाइज़ ये था एक मोटा-मोटा ओवरव्यू कि बिटकॉइन क्यों ज़रूरी है, और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपने आस-पास कि जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे बढ़ती जाती हैं, तो वैसे-वैसे महँगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे एसेट की जहाँ पे कि आपका पैसा सेफ़ रहे, आपके कंट्रोल में रहे, तो उस एसेट का नाम है बिटकॉइन। आप आप देख लो कि फ़िज़िकल उसमें आप गोल्ड में रखोगे पैसे, लेकिन अगर आप कोई डिजिटल अल्टरनेटिव देख रहे हो तो बिटकॉइन से अच्छा ऑप्शन आज की डेट में तो कहीं नहीं है। सो गाइस ये था एक मेरा ओवरव्यू ऑन व्हाई बिटकॉइन एग्जिस्ट और क्रिप्टो आखिर बना क्यों, इसका यूज़ केस क्या होता है। सो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू रखते हैं अपनी क्रिप्टो बेसिक सीरीज़ को। तब तक के लिए क्रिप्टो जैज़ साइनिंग ऑफ।